नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं और उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ अहम प्रश्नों पर। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल लोकसभा से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को लोकसभा सांसद अरुण कुमार सागर ने पूछा। उन्होंने वित्त मंत्रालय से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ा सवाल पूछा। अपने सवाल में उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है, अगर हाँ तो इसके बारे में क्या जानकारी है। आगे अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, अगर हाँ तो आज की तिथि के अनुसार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों यानी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, लघु वित्तीय संस्थान, अन्य वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋण 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण में प्रदान किए जाते हैं, जो कर्ज लेने वालों के उद्यम के संदर्भ में विकास चरण और वित्त पोषण की जरूरतों को दर्शाते हैं। शिशु श्रेणी में 50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर श्रेणी में 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए से कम के ऋण और तरुण श्रेणी में 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण नई पीढ़ी के आकांक्षी युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु श्रेणी के ऋणों को प्राथमिकता दी जाए और इसके बाद किशोर और तरुण श्रेणियों के ऋणों पर ध्यान दिया जाए। शिशु, किशोर और तरुण के तहत सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र के विकास की रूपरेखा और व्यापक उद्देश्य के तहत मुद्रा योजना द्वारा पेश किए जा रहे उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायिक गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबद्ध कार्यों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि में आय सृजन गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए दोनों घटकों सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी के संदर्भ में ऋण प्रदान किए जाते हैं। ब्याज दर को लेकर RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा तय की जाती है। कार्यशील पूंजी सुविधा के मामले में उधार लेने वालों के ऋण पर 1 दिन बीतने के बाद ब्याज लगाया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वंचित और सामाजिक आर्थिक रूप से उपेक्षित समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की ताकत दी है और लोगों में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का संचार किया है। मुद्रा पोर्टल पर MLI द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना के आरंभ से जून 2024 तक की स्थिति के मुताबिक 29.79 लाख करोड़ रुपए के 48.78 करोड़ से अधिक के ऋण मंजूर किए गए हैं। मुद्रा पोर्टल पर MLI द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार इस योजना के आरंभ से जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार 2.87 लाख करोड़ रुपए के 4.80 करोड़ से अधिक के ऋण उत्तर प्रदेश राज्य में मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मंजूर किए गए ऋणों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते। इस योजना के आरंभ से जून 2024 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुद्रा योजना के अंतर्गत 2,153 करोड़ रुपए के 2.75 लाख से अधिक के ऋण मंजूर किए गए हैं। अब सवाल सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद वैजयंत पांडा ने। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए कोई अभियान शुरू किया है या शुरू करने की योजना है। अगर हाँ, तो इन अभियानों और मीडिया जिनके माध्यम से उन्हें प्रसारित किया जाएगा, इसे लेकर क्या जानकारी है। इन अभियानों के लिए लक्षित दर्शक कौन है और इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या इन जागरूकता अभियानों में स्थानीय समुदायों और संगठनों की कोई भूमिका है और अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है।
इस सवाल का जवाब संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि सांस्कृतिक जागरूकता की प्रासंगिकता को मान्यता देते हुए मंत्रालय नियमित रूप से विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शनियों, स्लाइड शो की मदद से व्याख्यान, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें आम जनता, स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल होते हैं। इसके अलावा चुनिंदा स्मारकों पर व्याख्या केंद्र में वीडियो फिल्में दिखाई जाती हैं। संस्कृति मंत्रालय भी नियमित रूप से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, वाचन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, शिक्षक दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पुस्तक प्रदर्शनी कार्यक्रम और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में व्याख्यान आयोजित करता है, ताकि आम जनता के लिए पुस्तकों के रूप में हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम गतिविधियों के तहत किला और कहानियां अभियान, वंडर केप्स अभियान, माधवपुर घेड़ उत्सव, कलांजलि कार्यक्रम, वितस्ता, करमीर की बौद्ध विरासत का जश्न और मेरा गांव मेरी धरोहर जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। गैलरी, पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालय प्रभाग ने कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों, मास्टर कक्षाओं, व्यवहारिक प्रशिक्षण के जरिए सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, एक्सपो, पुस्तकालय और भारतीय कला और वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सवों का आयोजन किया गया। इसके अलावा मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ने क्षेत्रीय स्तर के उत्सव भी मनाए हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का गीता महोत्सव, पोरबंदर गुजरात का माधवपुर घेड़ महोत्सव, गोवा का लोकोत्सव, नागपुर महाराष्ट्र का ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला, ओडिशा का लिंगराज महोत्सव, पश्चिम बंगाल का सिल्क सिटी महोत्सव, मणिपुर का डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट, इम्फाल मणिपुर का मणिपुर संगाई महोत्सव, चांदीपुर ओडिशा का गोल्डन बीच महोत्सव, गांधीनगर गुजरात का वसंतोत्सव महोत्सव और तेलंगाना का राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शामिल हैं। इसका लक्षित दर्शक वर्ग ज्यादातर आम लोग हैं और विशेष रूप से विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। स्थानीय समुदाय और संगठन के कार्यक्रमों के आयोजन में ये सहयोग करते हैं। अगला सवाल पूछा है लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब ने। ये सवाल जुड़ा है कौशल गणना से। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार देश में कौशल गणना कराने पर विचार कर रही है? अगर हाँ, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इस सवाल का जवाब कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि देश में कौशल जनगणना कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि समय समय पर कौशल अंतराल अध्ययन किए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक कौशल और कौशल अंतराल के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे अध्ययन सरकार के प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं, जिनका उद्देश्य उद्योग की जरूरतों के अनुसार कार्यबल तैयार करना है। इसके अलावा डीएससी यानी जिला कौशल समितियों को विकेंद्रीकृत योजना और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए डीएसडीपी यानी जिला कौशल विकास योजनाएं तैयार कराने का काम सौंपा गया है। डीएसडीपी रोजगार के अवसरों के साथ साथ जिले में कौशल की मांग वाले क्षेत्रों की पहचान करता है और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की मैपिंग करता है। सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में पहचाने गए कौशल अंतराल को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसे इसी मकसद से लागू भी किया गया है। अब सवाल बड़ी कंपनियों और एमएसएमई के बीच भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने को लेकर। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद हरिभाई पटेल ने। उन्होंने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने और बड़ी कंपनियों, व्यापारियों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के बीच समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं, ताकि एक निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा मिल सके। अगर हाँ, तो बड़ी कंपनियों, व्यापारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निर्धारित समय सीमा क्या है और एमएसएमई को भुगतान में विलंब के कारण क्या प्रभाव होंगे, और क्या सरकार ने व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि एमएसएमईडी यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 15 में ये प्रावधान है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान लिखित करार के अनुसार दिए गए समय के भीतर होगा, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है तो ये प्रावधान किया गया है कि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलंब से किए गए भुगतान के मामलों में निपटाने के लिए राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों में
MSEFC यानी सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषदों की स्थापना की गई है। इसके अलावा ये उपाय MSMED अधिनियम 2006 की धारा 16 और धारा 23 में दिए गए हैं। MSME मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय राशि की मॉनिटरिंग करने और शिकायतों को दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय मंत्रालयों, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बकाया राशि और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप पोर्टल बनाया है। भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो खुद को यानी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम से जोड़ लें, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से MSME की व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है। जो कंपनियां MSME से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करती हैं और जिनका MSE को भुगतान स्वीकृति की तारीख या माल या सेवाओं की मानी गई स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक है, उन्हें भी बकाया भुगतान की राशि और देरी के कारणों को बताते हुए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को छमाही रिटर्न पेश करनी होगी। वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43 ख में खंड ज स्थापित किया गया है ताकि ये प्रावधान किया जा सके कि MSMED अधिनियम 2006 की धारा 15 में दी गई समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म लघु उद्यम निर्धारित द्वारा दे किसी भी राशि को केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। अगर भुगतान MSMED अधिनियम 2006 की धारा 15 के तहत तय समय के भीतर किया जाता है तो इसे आधार पर अनुमति दी जा सकती है। इन उपायों का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देना है। अब सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोने ने कोयला मंत्रालय से इको पार्क की स्थापना से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने कोयला मंत्रालय से पूछा कि 5 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में स्थापित किए गए इको पार्क की वर्षवार कुल संख्या कितनी है। प्रत्येक इको पार्क परियोजना को पूरा करने के लिए आवंटित प्रारंभिक धनराशि और आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के बारे में क्या जानकारी है। क्या सरकार खनन क्षेत्रों में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए इको पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। अगर हाँ, तो इसके लिए आवश्यक अनुमानित धनराशि सहित क्या जानकारी है और क्या इको पार्क और खनन पर्यटन से अर्जित राजस्व का उपयोग स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए खनन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किया जाता है। अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है। इस सवाल का जवाब कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि कोयला, लिग्नाइट, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 16 इको पार्क खान पर्यटन स्थल स्थापित किए हैं, जिनमें महाराष्ट्र राज्य में 1 इको पार्क खान पर्यटन स्थल भी शामिल है। कोयला, लिग्नाइट, PSU द्वारा इको पार्क खान पर्यटन स्थल का विकास राजस्व अर्जन के लिए नहीं बल्कि पुनरुद्धार, पौधारोपण के एक भाग के रूप में किया जाता है ताकि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और खनन क्षेत्रों में संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ के केनापारा इको पार्क को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा माइन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संचालित और रखरखाव किया जाता है। स्वयं सहायता समूह अपनी आजीविका के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, मछली पालन और इको पार्क की बोटिंग सुविधाओं से भी राजस्व अर्जित कर रहे हैं। अब सवाल देश में विमानपत्तनों पर यात्री क्षमता बढ़ाने की योजना से जुड़ा। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने। उन्होंने नागर विमानन मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार देश में विमानपत्तनों पर यात्री क्षमता में वृद्धि करने की योजना पर काम कर रही है। अगर हाँ, तो इस योजना के तहत देश में अब तक कितने विमानपत्तनों का चयन किया गया है। क्या गुजरात के अहमदाबाद विमानपत्तनों को भी यात्री क्षमता में वृद्धि करने के लिए चुना गया है। अगर हाँ, तो अहमदाबाद विमानपत्तन पर कुल यात्री क्षमता में कितने % वृद्धि की योजना बनाई गई है। इस सवाल का जवाब नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे की यात्री हैंडलिंग क्षमता 16.8 मिलियन यात्री प्रति वर्ष है। यात्री क्षमता में वृद्धि सहित हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जिसे परिचालन आवश्यकताओं, यातायात मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता आदि के आधार पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या संबंधित हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाता है। इसी के साथ प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।